ये शरीर की वो अलग होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए सही हो वो दूसरे के लिए सही हो, या जो दूसरे के लिए सही हो वो आपके लिए सही हो। तो जो भी करें ना, डॉक्टर से कंसल्ट करके करें, क्योंकि आपके शरीर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में डॉक्टर्स के अलावा और कोई नहीं सही से बता सकता। और आजकल के टाइम में तो डॉक्टर्स ही हैं, जो पहले भी कहते थे भगवान है, अब तो सीरियसली उन्होंने मतलब ये साबित हुआ है कि वही हैं जिनके भरोसे हम रह सकते हैं। नहीं तो कितने सारे लोग हैं, कितने बाबा हैं, आपको बहुत सारे घर के नुस्खे बताते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये डॉक्टर से बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नीरज नागाइच. Dr. Neeraj is senior consultant gastroenterologist in Fortis Escorts, Jaipur. Dr. Neeraj, over to you. Welcome here. Thank you, Seema ji, and welcome all to this second episode of COVID care education, which next previous Sunday also we had the similar event, and every Sunday we'll be conducting this event under the banner of EEC, that is Apollo E-Clinic. So Apollo word God, Greek mythology god who is related with health and light. And in this dark COVID times, we need a lot of light. बहुत सारा अंधेरा में बहुत सारी लाइट चाहिए, तो हमने फॉर्म का अपोलो ई क्लिनिक इसलिए लिखा है कि वो लाइट जो हमें हेल्थ की तरफ ले जाए, that is Apollo E Clinic. So AEC, under the AEC banner, we want to give free support to all the needy people who are having, जिनको प्रॉब्लम है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड या उनकी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड, उनको स्ट्रेस हो गया है और बहुत सारा उन्हें लग रहा है कि अब शायद अंधेरा है चारों तरफ. तो वी आर देयर, वील बी इन दिस कंटिन्यूअस एंडेवर. हम लोग आपको एजुकेट करते रहेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. तो आज का एस्पेक्ट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं इस वेव में सब लोग कोविड से टच हुए हैं और कुछ रिकवरिंग फेज, कुछ ऑनगोइंग फेज में हैं. तो कैसे हमें रिकवर करना है उससे, कैसे हमें अर्ली रिकवरी लेनी, कैसे अपने लंग्स को नॉर्मल करना है. हर कोई जानता है कि लंग का ही अफेक्शन सबसे ज्यादा है कोविड में. तो उसी चीज के लिए आज डॉक्टर समीक्षा श्रृंगी, शी इज अ pulmonologist working at Mahatma Gandhi Medical College, Jaipur, and last 2 years she has been a real COVID warrior. उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई, उन्हें क्रिटिकल फेज से निकाला है, and she is the expert of pulmonology. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीक्षा जी से कि वो अपनी टॉक लें और हमें बताएं कि हम लोग कैसे अपने लंग्स को जल्दी रिकवर कर सकते हैं और बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं, या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इन सारी चीजों को टच करेंगे. वेलकम Dr. Samiksha, you can start. Thank you, Dr. नीरज. तो आज की हम कॉन्वर्सेशन जो हम करेंगे रिगार्डिंग कोविड के बारे में, उसको हम बेसिकली 4 हेडिंग्स के अंदर करेंगे. जैसे कि हमें सब पता है कि सेकेंड वेव आके गई है और कितनी हजार्डियस, कितना नुकसान पब्लिक में बहुत सारी जगह इसका अफेक्ट देखने को मिला है. तो अब ये है कि व्हाट ऑल थिंग्स हम लोग ले सकते हैं कि थर्ड वेव अगर आती है उसको हम किस तरह से कॉम्बैक्ट, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह से उससे अफेक्ट नहीं हो सकते. तो सबसे पहले इसका बचाव कैसे करें. फर्स्ट अगर हम पार्ट को देखें, इसका बचाव कोविड से बचे कैसे. तो देखिए, इसका बचाव अभी अगर हम डिस्कस करें तो एक तो है कि मास्क, प्रॉपर ट्रिपल लेयर मास्क जो हम लगाते हैं, N95 मास्क. घर में कई लोगों को जैसे अवेलेबल नहीं हो पाता मास्क N95, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कपड़े के 2 मास्क भी इकट्ठे लगा सकते हैं, उससे वो 4 लेयर मास्क बन जाता है. और 95 to 90% प्रोटेक्शन हमें कोविड वायरस से. एनवायरमेंटल जो कि आज हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट हो रहा है, ये एरोसोल में भी हो रहा है. इसीलिए सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड जो था हमारे इतना फास्ट और रैपिड इसीलिए हुआ इसका यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली पर्सन टू पर्सन एरोसोल, मतलब पेशेंट के कोई भी हो अफेक्टेड पर्सन हवा में है बेसिकली अगर हम कहें तो. और दूसरा इसका बचाव हम कर सकते हैं वैक्सीनेशन से. अब ये है कि अब अभी हाल फिलहाल अभी करंट सिनेरियो में ऐसा है कि वैक्सीन जो है अवेलेबल, जहाँ भी अवेलेबल हो रही है, चाहे वॉट एवर, आई अंडरस्टैंड कि इसकी प्राइस
गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया है अब अभी, हालांकि कोविशील्ड का जैसे आई गेस 710 या 750 कोवैक्सीन का अबाउट 1100 या ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। तो जितने भी लोग हैं, इफ दे आर नॉट इन्फेक्टेड, तो उनसे एक ही दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आपके नियर बाय एरिया जो भी है, जहाँ भी PHC, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इवन गवर्नमेंट ने लोकल गांव में भी वैक्सीन अवेलेबल करा रखी है, तो इसको लेने से करेगा, क्योंकि यही बचाव है अभी, यही प्रिवेंशन है, और यही जो है आपको अगर होता भी है तो सिवियरिटी कम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। पहली बात ये है कि जैसे अभी आपने सबने देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, त्राहिमाम, हाहाकार, ऐसा मतलब एक तरह से ऐसी सिचुएशन हो ही गई थी डेवलप। तो उस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो करंटली हमारे हाथ में वैक्सीन ही है जो कि हमें इस सब चीजों से बचा के रखेगी। और जो लोग कोविड से इन्फेक्ट हो गए हैं, है ना, और अभी वो रिकवरी फेज में चल रहे हैं, मे बी थोड़ा सा वीकनेस हो या जो भी है, सो आफ्टर योर आप जब कोविड नेगेटिव कन्वर्ट होते हो, टेक अ टाइम ऑफ अबाउट 1 से 1.5 महीना, 2 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने ले सकते हो आप, एंड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू गेट टू डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। वो तो आप जाएंगे तो आपको उस हिसाब से रियल फॉलो अप कर लेंगे आपके साथ, जैसा भी रहता है। ठीक है। अब रही बात जहाँ तक, अब हम जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें परेशानियां हो सकती है, एक इन जनरल अगर बात करें तो जितने भी मरीज अभी तक देखे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, मरीज बोलता है आकर के, कोई भी परेशान होता है, वो कहता है हमारे शरीर में उतनी क्षमता नहीं रही जितनी पहले थी। सबसे एक कॉमन सी चीज़ ये होती है। तो इस चीज़ को, क्षमता को, या आपकी जो एनर्जी लेवल्स जो डाउन है या आपके हिसाब से उतनी नहीं है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज होने में, बॉडी को वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आने के लिए, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ जनरलाइज वीकनेस कह लीजिए, या बिकॉज ऑफ आपका लंग्स का कह लीजिए, कम से कम 2 से 3 महीने टाइम लगेगा उसको नॉर्मलाइज होने में। ठीक है। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ मेजोरिटी मेंबर्स जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अगर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके लंग के अंदर जो इंसल्ट, जो भी कोरोना वायरस की वजह से जो संक्रमण हुआ है लंग्स में, उस टाइप की जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, जैसे उज्जैन ब्रीदिंग है, अगर वो नहीं है तो मार्केट में और भी चीज़ें, जैसे कि स्पायरोमीटर है एक, है ना, उसमें आपको गेंदें उठानी होती है, बॉल्स को आपको उठा के 2 से 3 सेकंड हवा में रखना होता है। तो उससे बेसिकली क्या होता है, जो भी लंग्स में नुकसान हो चुका है या जो प्रोसेस प्रोग्रेसिवली चल रहा है, उस चीज़ को वो एक तरह से काटता है। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल मैन्यूअर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बताएं आपको, एक छोटा सा एक आपको बताते हैं, जैसे किसी को उज्जैन ब्रीदिंग लेने में भी दिक्कत आ रही है ना, तो घर पे बलून्स, गुब्बारे रखे होंगे सबके पास, है ना, तो हम गुब्बारे फुलाने का भी, अगर हम कोशिश करें दिन में, अगर हम 10-12 गुब्बारे फुलाएं तो भी उससे काफी आराम मिलता है इस लंग्स के पार्ट वाली चीज को। अगर हम देखें, सांस में दिक्कत हो रही है या वीकनेस हो रही है, तो उससे क्या रिकवरी थोड़ी सी आसान हो जाती है, तकलीफ थोड़ी कम आती है। अब मान लीजिए इवन ये भी नहीं, गुब्बारे की भी व्यवस्था नहीं है, नहीं बैठ पा रहा है, तो और क्या कर सकते हैं? तो एक छोटा सा 2-3 ऐसी हमने हमारे रिहेबिलिटेशन में ये चीज करी है, कि जैसे आप सांस लेते हैं तो उसको रोक के रखें और नाक बंद करके सर नीचे कर लें, ऐसे जैसे कहते हैं यहाँ चिपका लें, ठुड्डी को यहाँ चिपका के, और 2-3 बार ऐसे ऊपर नीचे करें। और दिन में आप फ्री बैठे रहते हैं, जब भी हो इस चीज को जितनी बार करेंगे, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट एज फार एज जैसे सांस भरना या कमजोरी आना, इन सब की रिकवरी में ये थोड़ा सा आपको प्रॉप अप कर देगा, और आसानी से आदमी जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है। अब और क्या परेशानी लेकर के आते हैं, जैसे एक ये हो गया हमारे पास, जनरलाइज वीकनेस हो गया, सांस भरने की तकलीफ के साथ हो गया। एक मरीज आता है कि छाती में दर्द रहता है हमारे, क्या करें डॉक्टर साहब? तो दूसरी ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, आप अब जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, कोविड होने के 1-1.5 महीने बाद एक HRCT कराने का कहते हैं, है ना। अब जैसे आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो यू शुड कंसल्ट नियर बाय, जो भी आपके आसपास लोकेलिटी में, कई लोग ये गाँव में होते हैं, नहीं अप्रोचेबल हो पाता, तो नियर बाय लोकेलिटी में PHC या CHC लेवल पे भी वो वहाँ पे नियर बाय डॉक्टर्स के पास जा करके एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इन सब चीज़ों के। ठीक है। और रिकवरी स्पीडन अप और कैसे कर सकते हैं हम,
आप जैसे मान लीजिए नॉर्मल है, सब कुछ सारी दवाई वगैरह चल रही है, सब वो सारा स्टेज वो फेस गया, तो अब अपना जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग है वो कर सकते हैं स्टार्ट, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प टू रिकवर अर्लियर। ठीक है, so as of this is somewhat briefing which I have done. Now I would like to invite Dr. Praveen Gupta sir. He is a pediatrician in Columbia Asia Hospital in Ghaziabad. Over to you sir. थैंक यू सो मच डॉक्टर समीक्षा। एंड जिन लोगों को भी क्वेश्चन पूछना है वो सब अभी लॉग्ड ऑन रहे। अभी हम लेटर ऑन के बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे आपके लास्ट में, सबके क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो सब लोग लॉग इन रहे। यस डॉक्टर प्रवीण। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच समीक्षा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आई एम पीडियाट्रिशियन इन कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद। देखा गया है कि जैसे हम लंग की रिकवरी केवल बात करते हैं, हम लोग क्या फोकस करते हैं कि जहां पर हमें प्रॉब्लम है हम वहीं पर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये तो करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम पूरी बॉडी को, फुल बॉडी की रिकवरी के लिए वर्क करते हैं ना, तो ओवरऑल रिकवरी फास्ट हो जाती है, और साथ में जिस एरिया के लिए हमें रिकवरी चाहिए होती है वो भी फास्ट हो जाती है। जैसे अभी हमें मेनली लंग के लिए रिकवरी चाहिए, ठीक है ना, तो कुछ कुछ चीजें जो जनरल केयर जो है वो उस पर हमें बहुत फोकस करना है अभी रिकवरी पीरियड में, खासकर जो लोग सीवियरली सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक तो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क है वो कंटिन्यू करना है। नॉर्मल रूटीन वर्क से कोशिश करना है जितना कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में रह के वर्क करना है, कम भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। और क्या होता है कि अगर हम एक हाथ को ऐसे रखे रहेंगे तो वो हाथ थक जाएगा, लेकिन अगर उसे मूव करते रहेंगे, उससे वर्क करते रहेंगे, तो उसमें थोड़ी मजबूती आएगी, हालांकि थकेगा तब भी। तो हमें कंटिन्यूअसली एक्सर्ट नहीं करना है कि कंटिन्यूअसली वर्क किए जा रहे हैं, हमें वर्क करना है, कोशिश करना है जितना अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना है, और साथ में बीच में फिर रेस्ट करना है, फिर वर्क करना है, फिर रेस्ट करना है। जब हम थक गए तो फिर से रेस्ट करना है, जिससे कि हम लोग एक्सर्ट नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, और हमारी वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ठीक है ना, जैसे हम लोग कह देते हैं कि इनिशियली सबसे पहले कई लोगों की मिनिमम हाफ एन आवर आपको ब्रेस्ट वॉक करनी है या कुछ भी, तो अभी अगर ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है उस वर्क को। सेकेंड थिंग, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर ना हैप्पी एंड जॉयफुल रखना है। जैसे अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं तो बेटर है कॉमेडी सीरियल्स देखें, अच्छे लाइवली सीरियल्स देखें, रादर देन क्राइम पेट्रोल और सारे स्ट्रेसफुल सीरियल देखने के। ठीक है ना, तो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर जितना हैप्पी और जॉयफुल होगा उतना जल्दी हम लोग रिकवरी करेंगे। थर्ड थिंग इज डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल रिकवरिंग विद दिस कोविड। तो एक तो होममेड डाइट जो होती है हमारी, स्टेपल डाइट जिसे कहते हैं, फ्रेश स्टेपल डाइट, ये बहुत अच्छी है। ठीक है ना, एक तो उस पर फोकस करना है, बाहर के जंक फूड वगैरह ये सब अवॉइड करना है, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। रॉ मटेरियल जो होते हैं, रॉ फूड, वो बहुत अच्छे हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गई, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट रखनी है और लो कार्बोहाइड्रेट। हाई प्रोटीन डाइट के लिए जो वेजिटेरियंस है उनके लिए सबसे अच्छी चीज है स्प्राउट्स खाएं, पनीर खाएं, ठीक है ना, और बाकी दालें वगैरह ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो डेफिनेटली एग्स और नॉन वेज वगैरह लेते ही हैं, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लो कार्बोहाइड्रेट रखना है, फैट को एवरेज रखना है, फैट को ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है ना बहुत ज्यादा लेना है, एवरेज रखना है। उसके अलावा कई लोग इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, तो जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो उसका यूज रेशनल करना है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ज्यादा लिए जा रहे हैं। इवन मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुंह से भी सुना कि लोग इतना काढ़ा पी रहे हैं, इतना जाने पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं कि पाइल्स हो गए हमें।
तो हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। तो कोई एक या दो चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। एक सिंपल सा, जैसे कहते हैं कि हल्दी और अदरक का दूध गर्म करके ले सकते हैं, ऐसी सिंपल चीजें भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। और एक्सरसाइज से मच बेटर है योगा करना। किस तरह से योगा करना बेटर है? एक्सरसाइज और योगा में डिफरेंस क्या है पहले बताता हूँ। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज अपनी मसल को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं हम एक्सरसाइज में, ठीक है ना। योगा में क्या करते हैं, हम फुल स्ट्रेचिंग करते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ। तो मसल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी बढ़ती है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, हम उसे ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी ब्रीथ के साथ। हम जैसे सांस छोड़ते हुए हमने इसे हाथ को मोड़ा, सांस लेते हुए इसे फैला दिया, ठीक है ना। तीसरा चीज, हम उसमें क्या करते हैं कि जहां पर जिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जिस मसल के लिए हम वर्क कर रहे हैं योगा में, उसी मसल पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं, अपना पूरा फोकस रखते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बॉडी में कई एक हार्मोनल रिएक्शन होती है, जैसे एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है और भी कई हार्मोन होते हैं, तो वो सीक्रेट होते हैं। उसको सीक्रेट होने से क्या होता है कि बॉडी की जो इनर हार्मोनल केमिस्ट्री है, जो बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री है, वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। और जब हम डेली बेसिस पे रिपीटेड योगा करते हैं, दिन में एक बार या दो बार, तो कंटिन्यूअसली वो इंटरनल हार्मोनी इम्प्रूव होती जाती है। और उससे क्या, हमारी हीलिंग में, हमारी रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम योगा में करते हैं। सेम इज विद प्राणायाम ऑल्सो। उसमें क्या करते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होती है जैसे मैडम ने बताई है, और दूसरा प्राणायाम हो गया। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी अभी जो डॉक्टर्स बता रहे हैं करनी है, और साथ में प्राणायाम। अगर कोई बहुत विगरस चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, लेकिन नॉर्मल प्राणायाम वगैरह करने हैं, कई एक अवेलेबल है। डॉक्टर मिसेस सीमा अभी उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्राणायाम भी क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, और प्राणायाम एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का योगा है। जो योगा में मैंने डिफरेंस बताया एक्सरसाइज और योगा में, वही रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और प्राणायाम में डिफरेंस है। थर्ड थिंग इज, हमें मेडिटेशन पे फोकस करना है, जिससे हमारा पॉजिटिव माइंड रहता है। अगेन, हमारा माइंड जब पॉजिटिव रहता है, हम अच्छे से योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री होती है, बॉडी की केमिस्ट्री होती है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, वो बहुत अच्छी होती जाती है, और उससे हीलिंग अच्छी होती है। हमारा मूड अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और लाइफ हर तरह से अच्छे ढंग से चलती है। रिकवरी बहुत इससे बहुत फास्ट होगी, ठीक है ना। इसके बाद कुछ एक, कई लोग बहुत परेशान है, स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, काफी परेशान है, तो क्या किया जा सकता है कि हम ऐसे कंडीशन में आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके लव्ड वन है, उनके साथ शेयरिंग करें, जिससे कि वो चीज आपके अंदर एक बर्डन की तरह ना बनती रहे, वो लेट आउट हो जाए चीजें। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप किसी काउंसलर की या फिर साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। इसे टाले नहीं, इसे पोस्टपोन ना करें। अगर आप पीसफुल, हैप्पी, काम और एंथुसियास्टिक नहीं है, तो उस स्थिति में धीरे धीरे आने की कोशिश करें, ठीक है ना। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं कि हमें हेल्प करना है, तो क्यों करना है हेल्प? हेल्प एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, उसी तरह से हेल्प करना। हेल्प का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को पर्टिकुलर कोई हेल्प करनी, वो छोटी छोटी सी चीज है। आपने कहीं पर भी देखा, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई ज्यादा भारी वजन उठा रहा है, उसे खाली कर दिया, ठीक है ना। छोटी छोटी सी चीजों में आप हेल्प करेंगे, इतना भी काफी है। जस्ट हेल्पिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हम पूरी तरह हेल्दी, अगर हमारी बॉडी पूरी तरह हेल्दी, हमारा मन पूरी तरह हेल्दी है, हम इमोशनली पूरी तरह हेल्दी है, तो हेल्प करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है हमारे लिए। ये हमारा इनबिल्ट पार्ट है हेल्प करना। अगर हमारे को हेल्प करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर
हेल्प करने का मन करता है पर हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी हेल्थ पे और वर्क करने की जरूरत है, हमें अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारी हेल्थ अभी परफेक्शन की स्टेज में नहीं है। इसी के उल्टा अगर हम देखें कि आज के टाइम भी कई लोग ब्लैक मार्केटिंग और जाने क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो दैट इज द साइन ऑफ सिक मेंटेलिटी। वो सिक मेंटेलिटी के साइन है। वो जो कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन दैट इज द साइन ऑफ सिक मेंटेलिटी। वो हेल्थ का साइन नहीं है। तो हेल्थ इज हेल्प, हेल्प इज हेल्प। उसी तरह से अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ये दोनों तरफ से सच है कि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हेल्प करने का मन करेगा, और अगर हम हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। दोनों तरफ से ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आजकल आपने देखा होगा, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये करो, तो ये बहुत चल रहा है। अब छोटी मोटी चीजों में अगर आप सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, बीच में ट्रैफिक ज्यादा मिल गया, तो आप परेशान होने के बजाय आप पॉजिटिवली सोचें उसे कि ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक मिल गया, कोई बात नहीं, मैं आज अपने टेम्परामेंट को जज करता हूँ। एक अच्छा टाइम है टेम्परामेंट को जज करने का, अब मैं अपना टेम्परामेंट लूज नहीं होने दूंगा। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी बात है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे इतनी लंबी क्राइसिस आ रही है, साल 2 साल की कोविड क्राइसिस, वहां पे कई बार होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग वर्क नहीं कर पाती है। हम पॉजिटिव थिंकिंग में यूजुअली क्या करते हैं कि ठीक है, जल्दी चला जाएगा कोरोना, जल्दी चला जाएगा, यानी कि अंदर डर बैठा ही हुआ है, अंदर नेगेटिव थिंकिंग है। हम जस्ट उसे चेंज करके पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे ही हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं, थोड़ा परेशानी में आते हैं, वो वापस से नेगेटिव थिंकिंग हमारी फ्लेयर अप होने लगती है। लाठी देगा ना। जो बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की जगह रियलिस्टिक थिंकिंग जरूरी है। रियलिस्टिक थिंकिंग, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोविड जल्दी चला जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें हम सोचते रहते हैं। ठीक है ना। अगर रियलिस्टिक थिंकिंग में देखें तो यूजुअली क्या है कि हमारी लाइफ 70-80 ईयर की होती है ऑन एन एवरेज। ठीक है ना। अगर सपोज किसी की एज 40 ईयर है, तो अभी उसकी 40 ईयर की लाइफ और बची है लगभग। अब इस 40 ईयर की लाइफ में 1 से 2 साल की कोई परेशानी आ जाती है, जैसे कोविड की एक परेशानी आ गई या कोई और परेशानी आ गई, तो ठीक है, वो चली जाएगी। उसके बाद भी 38-39 ईयर की लाइफ हमारी तब भी बची है, एंजॉय कर देखो। तो अगर हम इस रियलिटी को अच्छे से सोचेंगे, देखेंगे, बार बार ध्यान देंगे इस रियलिटी पे, तो बजाय इसमें डिप्रेस होने के कि कोविड आ गया, हमारे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बजाय हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा कि ये 1-2 साल किसी तरह निकालने हैं हमें। फिर हम फोकस करेंगे कि ये 1-2 साल किस तरह से कंफर्टेबली निकालना है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड अपने आप ही पॉजिटिव होगा, और हम सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे रादर देन प्रॉब्लम की तरफ सोचने के। ठीक है ना। इसके बाद है कि एक, जैसे हम जो भी कर रहे हैं उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स बहुत करते हैं, कि एक दिन हमें लगा कि बहुत अच्छी से एक्सरसाइज कर ली, दूसरे दिन फिर वो डिप कर गए, किसी दिन बहुत हेल्दी डाइट खा ली, उसके बाद दूसरे दिन फिर वो चेंज कर गए। तो भले ही छोटे छोटे कामों से शुरू करें, लेकिन जो भी करें परसिस्टेंटली करें, रेगुलर करें। अगर आप एक हाथ को सिर्फ इस तरह से 50 बार डेली करते हैं, ठीक है ना, तो ये हाथ 1 साल में बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप 2 बार ये हाथ करेंगे, दूसरे दिन कुछ और करेंगे, तीसरे दिन कुछ और करेंगे, तो कहीं भी कुछ आपके चेंज नहीं आएगा। तो जो करें परसिस्टेंटली करें, रेगुलर बेसिस पर करें, भले ही थोड़े कम टाइम से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इम्प्रूव करें हेल्दी प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। और एक जो काफी आजकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, कि किसी ने एक बुक देखी कि बाय दिस, उसका टाइटल था बाय दिस बुक एंड यू वुड बी एबल टू ओवरकम एटलीस्ट 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो उसने क्या, 2 बुक खरीद के ले आया, उसे लगा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी लाइफ की। तो कहीं ना कहीं हम
इसी तरह से करते हैं कि ना केवल 2 बुक खरीद के ले आते हैं बल्कि साथ में उसे रख भी देते हैं एक तरफ, कि उसने बोला था कि वाई करने की जरूरत है, बुक खरीदी, रख दी 2 बुक कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। लेकिन प्रॉब्लम जितनी सॉल्व होती है एक बुक से, उतनी दूसरी बुक से सॉल्व होगी, और 50% ही प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब उस बुक को हम पढ़ेंगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आप कितने भी सेमिनार अटेंड करते हैं, कितनी भी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जब तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे उसे, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये बात थोड़ा सा ध्यान दें। तो इसलिए धीरे धीरे चीजों को अप्लाई करने की हैबिट डालें और प्रॉब्लम्स को अप्लाई करना शुरू किया करें। And thanks a lot. Now I would like to call again Dr. Neeraj Nagaich, gastroenterology in Fortis Hospital, Jaipur. Welcome, Dr. Neeraj, and take over the Thank you, session Dr. Praveen. for further. Thank you so much, Dr. Praveen, Dr. Samiksha, for this wonderful knowledge. And हम बात कहीं करते हैं इस AEC प्लेटफॉर्म पे टोटल हेल्थ की। तो टोटल हेल्थ क्या है या हेल्थ क्या है? तो हम अगर देखें ना केयरफुली 2020 या 2021 के पहले ना हेल्थ को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रख दिया था कि पहले हम ये कर लेंगे फिर हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, पहले हम एक पर्टिकुलर बैंक बैलेंस बना लेंगे फिर करेंगे, पहले हम ये। बट आज हमें 2020 और 21 में रियलाइज हो गया है कि हेल्थ सेकंड नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है। लास्ट ईयर या इस ईयर जिसकी हेल्थ ऑप्टिमम थी वही कंफर्टेबल पोजीशन में रहा, बाकी सारे लोगों ने स्ट्रगल किया। तो अब हम ये समझ चुके हैं, हमें टाइम ने समझाया है, पहले हम नहीं समझ रहे थे कि हेल्थ ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसमें हमें हेल्थ नहीं टोटल हेल्थ की बात हम करते हैं। तो टोटल हेल्थ क्या है? तो अगर हम केयरफुली देखें तो एक होती है फिजिकल डायमेंशन, जैसे हमारी बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कैसे है, उसकी मसल्स कैसी है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो हम ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे। बॉडी का बिल्ड करते हैं, अपना लंग्स का बिल्ड करते हैं, रेगुलर प्राणायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, स्टेमिना एंड्योर करते हैं। फिर उसकी फंक्शनैलिटी कैसे आती है, उसको फंक्शन कैसे कराना है हमें। तो पहला हुआ फिजिकल डायमेंशन या हेल्थ का डायमेंशन। सेकंड ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है ना। हमने कभी सुनी है कि एक बहुत फेमस सेइंग है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी को एक वीक माइंड नहीं चला सकता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड वीक बॉडी से मिरेकल्स कर सकता है। मैं देखा है कई हैंडीकैप लोग हैं बट स्ट्रॉन्ग माइंड से उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बिल्ड करी कि चैंपियन बन गए, वो सारी चीजें अचीव करी। उनकी बॉडी कहीं भी ऐसी नहीं थी केपेबल थी, बट माइंड उनका स्ट्रॉन्ग था। तो पहला डायमेंशन फिजिकल स्ट्रेंथ, सेकंड डायमेंशन मेंटल स्ट्रेंथ। और जब हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे हमेशा एग्जांपल देता हूँ मेंटल मसल्स का। जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि हम पर्टिकुलर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बॉडी की मसल हम बिल्ड कर रहे हैं। अब मेंटल मसल्स को कैसे बिल्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी स्ट्रेंथ की 3 चीजें होती हैं बेसिकली। हम देखें ना, किसी भी फिजिकल की बात करें या मेंटल की, मसल की, पहला होता है स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सेकंड होता है उसका स्टेमिना कितना है, कितना स्टेमिना है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है एंड्योरेंस, उस पर्टिकुलर लेवल पे आप कितने टाइम तक एंड्योर कर पा रहे हो। ये फिजिकली भी एथलीट्स के लिए इतना वायबल है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनका एंड्योरेंस कितना है। यही चीज मेंटल मसल्स पे भी अप्लाई होती है। तो हम मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे अपनी, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कुछ हम लोग भी इसमें गाइड करेंगे थ्रू स्पेसिफिक, जैसे भी बताया योगा हुआ। तो वो हायर डायमेंशंस है, मेंटल को ट्रेन करते हैं, उनके बल्क बढ़ाते हैं। और फिर जब एक बार वो कंट्रोल ले लेते हैं हमारे विल पावर सेंटर्स ब्रेन के, तो वो स्मॉल सेंटर्स हमारी बॉडी से मिरेकल्स कर पाते हैं। तो मेंटल मसल्स का मतलब है जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं हमारी ब्रेन की, जो हर चीज को डिसाइड करते हैं। हर किसी को पता है कि सही क्या है, हर किसी को पता है कि गलत क्या है, लेकिन जब बात करने की आती है तो हमारी इम्पल्सेस ओवरकम कर जाती हैं। तो अगर हमारी मेंटल मसल स्ट्रांग होंगी तो जो हमें सही है वो हम करेंगे, जो सही नहीं है उसे करने से हम रोक लेंगे अपने आप को।
तो ये मेंटल मसल्स हम बिल्ड कर सकते हैं थ्रू मेडिटेटिव टेक्निक्स, थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम। यस। एंड थर्ड इज द एंड्योरेंस। हमें एंड्योर करना, जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि एंड्योर करने में ये है कि आपको ये देखना है कि कितना आप उस चीज में सस्टेन कर पाते हैं अपने आप को कंफर्टेबल तरीके से, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज करी है, अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर मसल्स बढ़ाई है, और आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं आपको लगेज लेना है, तो आप क्या इजीली उठा के लगेज को एंजॉय करेंगे उस जर्नी को। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी मसल्स ही नहीं है तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे और कहीं पे भी गिव वे कर देंगे, है ना। एंड्योरेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप क्या बस स्टैंड पे ही अपने लगेज को छोड़ देंगे, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, ट्रिप को वापस लौट जाता हूँ। लाइफ की जर्नी में भी यही होता है। लाइफ की जर्नी में भी अगर हम मेंटल मसल्स के एंड्योरेंस से, अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, परसिवरेंस है, तो वी कैन सेल आउट। ये 2021 ये 2 साल ऐसे हैं कि हमारे एंड्योरेंस को टेस्ट कर रहे हैं, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें पॉजिटिवली आगे मूव करते जाना है। एक और चीज है जो हमें मेंटल मसल्स बिल्ड करती हैं, वो है दूसरे लोगों की हेल्प करना। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि हेल्प इज हेल्थ। अगर आप हेल्प करते हो तो आपको खुद हेल्प मिलती है ना। हम सोचते हैं कि क्यों यार हेल्प करें, क्योंकि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी, अपना तो संभल नहीं पा रहा दूसरे की। बट इसमें सीक्रेट है, जब आप दूसरे की हेल्प करने के लिए जब आप उठते हो ना, तो आपका लेवल बहुत रेज हो जाता है, आपकी मेंटल और आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। और फिर क्या होता है, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम आपके पास आने के पहले ही सॉल्व करा देता है, रादर वो होती ही नहीं है। ये अक्सर होता है। तो हमेशा हमें दूसरों की हेल्प भी करनी है। यस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोशल हेल्थ कैसी है। सोशल हेल्थ मतलब आप कैसे अपने फैमिली के इनर रिलेशंस को मैनेज कर पा रहे हो, आसपास के लोगों के संग कैसे एक सिम्बायोटिक पैटर्न, दूसरों को जब जरूरत हो आप हेल्प कर पा रहे हो, कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो। और एक बहुत फेमस चीज है, हम लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। जैसे अभी डॉक्टर समीक्षा हैं, डॉक्टर प्रवीण हैं, इन सबको हमने शॉर्ट नोटिस में किया, तो इन्होंने कहा कि यस वी विल डू दैट। दे आर वेरी बिजी, दे आर डूइंग ड्यूटीज डे एंड नाइट, दे हार्डली गेट एनी टाइम फॉर रेस्ट, बट उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वी विल टेक टाइम, वी विल प्रिपेयर टॉक, वी विल गिव इट, है ना। तो उसके पीछे एक इंटेंशन है कि आपको हेल्प करना है, ये आपको भी करना है। जरूरी नहीं है कि वो हेल्प मॉनेटरी ही हो। अगर एडवर्स इवेंट में आप किसी को वर्बली भी अश्योर कर पाते हो दैट वी आर देयर टू सपोर्ट, इट्स अ ग्रेट हेल्प। वो हेल्प उनको उस चीज से ओवरकम करा देगी कहीं ना कहीं, और ये आपकी एक और मेंटल मसल बना जाएगी। यस। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि इसमें हमें टोटल हेल्थ का मतलब होता है नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, और एक लास्ट डायमेंशन में फाइनेंशियल भी बोलता हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ भी थोड़ी सी जरूरी होती है। ठीक है, अभी इस समय पे उस पर फोकस करने का टाइम नहीं है, बट वो भी कहीं पे ये सारे डायमेंशन जब मिलते हैं तब हम टोटल हेल्थ की तरफ आ पाते हैं। और जब हम टोटल हेल्थ में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है हमें। एक जैसे जो एक एक्सपर्ट स्विमर होता है वो फ्लो के संग एफर्टलेसली फ्लोट करता है, उसे बहुत ज्यादा हाथ तो नहीं चलाने पड़ते, एक बार उसने अपना स्किल सेट बना लिया और फिर वो फ्लोट करता है, तो वो कितनी लंबी भी स्विमिंग कर सकता है। तो आपकी लाइफ में भी फिर एक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मैं कहाँ से रिलैक्स हूँ, मैं कहाँ से खुश हूँ, कहाँ से वो करूँ, तो वो चीजें एफर्टलेसली आपके पास आती जाएंगी, एफर्टलेसली। यस। तो इस तरह से हम लोग हर वीक इस तरह की स्पेशलाइज्ड अवेयरनेस टॉक्स करेंगे, जिसमें अभी करंट में सबसे बड़ा क्राइसिस कोविड का है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम में। नेक्स्ट सेशन में पर्टिकुलरली गैस्ट्रो और लिवर की चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं कोविड पेशेंट में, तो उसको मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि इस सेकेंड वेव में 60 to 70% लोगों में कहीं ना कहीं GI अफेक्शन हो रहा है। तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और एक स्पेसिफिक सेगमेंट है वो भी डॉक्टर प्रवीण लेंगे, और हम एक और एक्सपर्ट को भी कॉल करेंगे। तो ये 3 टॉक्स नेक्स्ट संडे भी हम लोग रखने वाले हैं।
और इसके साथ ही आई ऑल्सो वेलकम एनी सजेशन फ्रॉम ऑल द अटेंडीज कि आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है जिसमें आप चाहते हो। तो आप चैट बॉक्स में एक हम लिंक भी शेयर करेंगे, उसके थ्रू आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, है ना। तो आई थिंक नाउ वी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स टू डॉक्टर समीक्षा, डॉक्टर प्रवीण, और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वी वेलकम क्वेश्चन। सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं तो आप उनके आंसर दे सकते हैं। सीमा जी पहले आप अपना पार्ट बता दें मेरे ख्याल से, देन फाइनली क्वेश्चन आंसर लेते हैं सबके बाद में लास्ट में। या सीमा जी, तो अब एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सीमा जी। हाँ जी, तो उससे पहले मैं आपको कुछ, अभी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है लॉस एंजलिस में, अभी यूएस में है वो करेंटली, और उन्होंने भी टाइम निकाला, अभी उनके इधर रात हो रही है। तो उन्होंने थैंक्स अ लॉट सीमा जी, एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर समीक्षा। और अभी जैसे मैं सबकी कन्वर्सेशन सुन रही थी ना, तो वैसे मैं योगा और मेडिटेशन टीचर भी हूँ और मुझे लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप योगा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी वीक है, तो बहुत ही लाइट से आसन करें, कोई भी हैवी या डिफिकल्ट आसन ना करें, और 5 मिनट से ऊपर स्टार्टिंग में ना करें। धीरे धीरे आप आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी तो आप और ज्यादा आगे कर सकते हैं, ज्यादा पोस्चर कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट वाले जो आपके शरीर पे ज्यादा असर नहीं डाल रहे, सिर्फ वो ही आसन करें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ भी यही है कि अभी जैसे अगर कोविड से गुजरे हैं कुछ लोग, या कोविड है या कोविड अभी खत्म हुआ है, बॉडी वीक है, लंग्स वीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी डिफिकल्ट वाली ना करें, स्पेशली कपाल भाती तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। कपाल भाती से क्या होता है, लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जब हम एकदम फास्ट वाली ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स वैसे ही कमजोर हैं, तो बॉडी और वीक हो सकती है। तो बिल्कुल लाइट वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि डॉक्टर समीक्षा ने भी आपको बताया था, सांस भरे अंदर, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। और कोई भी एक्सरसाइज करें तो ध्यान दें कि जितनी आप सांस अंदर भर रहे हैं उससे ज्यादा आप सांस को बाहर निकालें, पर फोर्सफुली ना करें, बिल्कुल ही एकदम हल्के से, कि आपके शरीर में थकावट ना हो, बस आपके लंग्स भरें सांस से और सांस छोड़ें। और ध्यान रखें, जब भी हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट बलून की तरह फूलता है। बहुत लोग सांस भरते हैं तो उनका पेट अंदर चला जाता है, वो सही नहीं है। पेट बाहर की तरफ आना चाहिए जब भी हम एक्सरसाइज या योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम ही क्या होता है, प्राणायाम का मतलब ये होता है कि हमारी जो प्राण शक्ति है उसको आयाम देना, है ना। तो प्राणायाम बहुत ही स्लोली स्मूथली करना चाहिए, जैसे कि आप अलोम विलोम कर सकते हैं, आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और बहुत ही सुंदर प्राणायाम है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, आप वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सांस अंदर भरनी है, नाक से ही सांस भरें और अपने होठों को पाउट बनाएं, जैसे कि आपके मुंह के अंदर स्ट्रॉ हो, और उसे धीरे से छोड़ें स्ट्रॉ से। सांस भरें और इमेजिनरी स्ट्रॉ फील करें कि आपने अपने मुंह में स्ट्रॉ रखा हुआ है, उस स्ट्रॉ से सांस छोड़ें। सांस भरें आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितनी सांस अंदर भरी उससे ज्यादा समय मैंने उसे बाहर छोड़ने में लगाया, तो लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। कैन वी डू ताड़ासन, या वी कैन डू ताड़ासन एंड वृक्षासन, वी कैन डू बोथ आसन्स, बट सर्वांग आसन ना करें, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे आसन हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, वो ना करें।
अगर आपके वज्रासन में बैठने में आपकी लेग्स में नमनेस आती है, दर्द होता है, तो बिल्कुल ना बैठे, नहीं तो थोड़ी देर बाद आप वज्रासन छोड़कर सुखासन में बैठ जाएं। अभी मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही थी यहाँ पर, तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है वो वज्रासन में थोड़ी देर बैठ के सुखासन में आ सकते हैं, उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर से वज्रासन में आ जाए, है ना। तो अभी हम बात करेंगे फूड की। जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया, डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि फूड बहुत जरूरी है, तो हम क्या खा रहे हैं ये तो हम देख लेते हैं कई बार, लेकिन हमारे मन के लिए क्या, है ना, हमारे माइंड को भी फूड की जरूरत होती है। तो जो मेडिटेशन है वो हमारे माइंड का फ्रूट है ना, वो बहुत जरूरी है करना। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इसके लिए। अच्छा, डेली योगा भी कर रहे हैं तो 5 मिनट से ऊपर ना करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज को 1 या 2 मिनट से ऊपर ना करें स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप स्लो ही रखें खुद को। खुद को थकाना नहीं है, हमने अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी क्षमता को अगले काम के लिए कम नहीं करना, है ना। तो जैसे माइंड के फूड की बात हो रही थी, तो मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से एक तो हम अपने अंदर झांक पाते हैं, है ना, कामनेस आती है, पीस लगता है, और थोड़ी देर भी अगर हम अपने साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो उससे बेटर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। अपने साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसका एक छोटा सा डेमो करेंगे मेडिटेशन का। तो सब लोग प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा डेमो। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें और इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर दें। लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और छोड़ते जाएं। पूरा ध्यान सांसों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ते छोड़ते अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। स्पाइन इरेक्ट। कंटिन्यू ब्रीदिंग। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ते छोड़ते अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स हो जाए। कंधे ढीले, चेहरा ढीला, पलकें ढीली, फोरहेड ढीला, एकदम रिलैक्स। जो भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आने दें, रोके नहीं। लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छोड़ते छोड़ते अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को लेकर आए, जैसे कि आपकी स्माइल ही आपकी पहचान हो। अपनी पहचान को ना जाने दें, चेहरे पे मुस्कुराहट को बनाकर रखें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें
और छोड़ते छोड़ते अपनी स्माइल को थोड़ा बड़ा करें, मुस्कुराहट को थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा और बड़ा, होठों को कानों तक लेकर जाएं, बिल्कुल ऐसे ही। और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हो जाएगा तो हम फिर सब हो जाएंगे, हमारा ना जो एक तो हेडेक है ना वो कम हो जाएगा। हाँ जी, जय गुरुदेव। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अच्छा, कैमरे बंद है जिनके खुले हुए हैं वो जो बोल सकते हैं बोलें। तो देखिए, ये अभी हमने सीमा बहुत ही, दीदी, हाँ जी, मैं इन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं काफी सारे लोगों ने, तो मैं वो रीड आउट करके क्वेश्चन वो सोचा था एक बार ले लेते हैं हाँ और जी, बाकी बिल्कुल, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल हाँ जी, क्वेश्चन तो ले लें। दीपक जी हम्म, काफी देर से शायद हैंड रेस कर रहे थे, कुछ पूछना चाहते हैं शायद। हाँ एक जी, छोटा unmute कर सा देता हूँ मैं। छोटी सी, मैंने कई लोगों की क्वेरीज देखी, तो एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे किसी को कोविड भी हुआ है, तो कोविड भी कई बहुत उसकी रेंज है। किसी को बहुत सीवियर कोविड हुआ है, किसी को बहुत माइल्ड हुआ है। तो जैसे सीमा जी ने भी बताया कि आपको 5 मिनट से ज्यादा इनिशियली नहीं करना, तो वो सीवियर स्टेट के लिए जो भी आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है अपने कंफर्टेबल लिमिट में, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जब आपकी बॉडी अलाउ कर रही है 20 मिनट के लिए, तो जरूरी नहीं कि हम 5 मिनट के लिए केवल करें। तो स्टार्ट जितनी अलाउ कर रही है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज अगर नहीं क्लियर हो रही है, तो जो भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं एक बार उनसे पूछ सकते हैं। और अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही थी कि प्राणायाम में हमें जो एक्सेल करना है, स्पेशली इस प्राणायाम में जो स्ट्रॉ प्राणायाम बताया, उसमें आपको मुंह से करना है, नोज से नहीं करना, क्योंकि बताया ना कि आपको कल्पना करनी है कि आपके मुंह में स्ट्रॉ है और आपको उससे सांस बाहर छोड़नी है, लेनी है। इनहेल हमें नोज से करना है, एक्सेल हमें मुंह से करना है। हाँ जी, विवेक जी, आप क्वेश्चन बता सकते हो। जी, दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे थे पहले। दीपक जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। मैं पूछना चाह रहा था, एकदम से हम लोग लॉकडाउन से अनलॉक डाउन में आ गए हैं और ऑफिस रोस्टर के बेस पे चालू हो गए हैं। तो हम लोग जो यहाँ केयर कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, मास्क, ये इस ऑफिसेस वगैरह में हमें कोई एक्स्ट्रा केयर ऐसा जो क्योंकि कॉमन टॉयलेट्स और कॉमन प्लेस में हम लोग जाते हैं, तो उसमें कुछ और हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वही आपको मेंटेन करते रहना है। जितनी आप डेंस एरिया में आएंगे उतने अच्छे से आपको मास्क लगाना है। मास्क लगाते तो मास्क की सील प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें, और बीच में थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाते रहे जहां पर थोड़ा खुला एरिया हो या फिर खाली एरिया हो, कि आप आराम से मास्क उतार के थोड़ी देर आराम से ब्रेथ करें, ब्रीदिंग लें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद मास्क उतार के पहन के फिर से चले जाएं, और सैनिटाइजर वगैरह वैसे ही यूज करना है। आपकी आवाज म्यूट हो रही है सर। एक एक क्वेश्चन मैं दीपक पढ़ जी, रही आपकी थी। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दीपक जी एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी पूछें, बोलिए। हम लोग जो जॉगिंग करते थे फिजिकल एक्सरसाइज के बेस पे, वो बंद कर रखी थी, तो क्या हम चालू कर सकते हैं जॉगिंग करना मॉर्निंग में? बिल्कुल। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे ये पूछना था, मुझे कोविड हुआ था, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरा 3/25 था स्कोर, मतलब 3 स्कोर था, तो उसमें मुझे फिब्रोसिस हो गया अब। तो मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 3 मंथ तक मेरे को मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए क्या मुझे 3 मंथ तक लेना पड़ेगा क्या फिब्रोसिस में मेडिसिन? हाँ, आपको 3 महीने तक कंटिन्यू लेने पड़ेगा दवाई उसका। अच्छा, लेना पड़ेगा। तो 3 महीने हो सकता है, वो 2.5 महीने में कंप्लीट हो, या 2 महीने में भी हो सकती है, बट 2 से 3 महीना मिनिमम जो कोविड का फाइब्रोसिस उसको नॉर्मल होने में लगता है।
तो इतना तो रिकवरी पीरियड लंग मांगेगा ही मांगेगा। ओके, थैंक यू। और मुझे एक बात और पूछनी थी, क्या मैं अलसी के बीज का पाउडर ले सकती हूँ? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अलसी के बीज का पाउडर लेने से आराम मिलता है। ये जो भी सारी मोडालिटीज है, देखो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प आउट बॉडी को किसी न किसी तरह से करेगी। इफ यू वांट टू टेक, अब ले सकते हो। एज सच कोई यहाँ हमारा मेडिकली कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू। मानसी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए मानसी जी आपको। टीना चौधरी करके का एक सवाल था, पोस्ट कोविड हाउ डज वायरस कोरोना नेगेटिव होने के बाद कितने दिन तक रहता है बॉडी में? तो 21 डेज तक रह सकता है, उसके बाद नहीं रहता है। मानसी जी पूछिए, आपको अनम्यूट किया है। जय गुरुदेव। मैं और हस्बैंड हम दोनों साथ में बैठे सेशन अटेंड कर रहे। हम दोनों को इम्पैक्ट हो गया कोविड का। अभी विद गॉड्स ग्रेस सब ठीक है। एक क्वेश्चन था या डॉक्टर जय गुरुदेव। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पोस्ट कोविड, अभी ना मैंने ब्लड टेस्ट कराया है अपना, पहले भी कराया था और अभी भी कराया। तो ये सडन राइज इन ट्राइग्लिसराइड उसमें बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया है मेरा अचानक से। पहले 113 था, नाउ इट इज अप्रॉक्स नाउ इट इज 396. सो इज इट अ कंसर्न? टेक दिस क्वेश्चन। बेसिकली अभी हम पोस्ट कोविड ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी मेटाबॉलिज्म हमारी अफेक्ट होती है, जिसमें शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते हैं और उसी से रिलेटेड प्रोफाइल भी रहता है, तो वो फ्लक्चुएट होते हैं। ये ट्रांजिएंट चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। इसमें लिवर फंक्शंस, SGOT, SGPT वो भी 50-60% लोगों में बढ़ रहे हैं, बट ये ट्रांजिएंट रहते हैं। हमें इसको फॉलो करना है और ये रिवर्ट हो जाते हैं विद इन फ्यू टाइम। अगर आप प्रॉपर एक्टिव रहेंगे और शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट उनको मिनिमाइज करेंगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे और न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। आई थिंक डॉक्टर समीक्षा, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? हाँ सर, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर बढ़े, ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब इसके लिए पोस्ट कोविड ये देखा गया कि कोविड का ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में या सीवियर केसेस में, तो इसमें क्या होता है कि वी यूज स्टेरॉइड्स, एक तरह की दवाई जो हम अब सुना होगा आपने, डेक्सामेथासोन। मॉडरेट सीवियर केसेस में हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी वजह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा बढ़ते हैं। उसकी वजह से इतनी ज्यादा जो हम देख रहे हैं अभी आज सिनेरियो की, इतना मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी इतनी है, वो इस वजह से है। तो अब इसका कर्व करने की वजह से सड़ने का, उसमें बस मैं यही ऐड ऑन करूंगी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज अगर बॉडी अलाउ करती है तो प्लीज उसको एग्रेसिवली फॉलो करें। ठीक है? ओके। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मेरा LFT में भी ना बिलोरुबिन भी बढ़ा हुआ आया हुआ है। ये चेंजेस एक्चुअली आ रहे हैं बट रिवर्ट हो जाएंगे। नथिंग टू ओके। न्यूट्रिशियस डाइट लेते रहे, विद टाइम ये रिवर्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 40% पेशेंट्स में LFT चेंजेस आ रहे हैं। एंड इन दैट नेक्स्ट टॉक, इन नेक्स्ट संडे वी विल बी कवरिंग दिस हेपेटिक लिवर या GI मैनिफेस्टेशन। इसको हम लोग पूरा एक सेशन रखेंगे नेक्स्ट संडे को इस पे। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, किसी क्वेश्चन किया भस्त्रिका के लिए। तो अगर आपको कोविड है अभी, तो आप भस्त्रिका बिल्कुल भी ना करें। कपालभाति और भस्त्रिका बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपको कोविड है। अगर आप कोविड रिकवर कर चुके हैं तो आप अभी स्टार्टिंग ही है रिकवर किए हुए, तो आप लाइट सा भस्त्रिका कर सकते हैं कि यहीं पे सांस अंदर भरी और यहीं पे छोड़ी, यहीं पे भरी और यहीं पर छोड़ी। फोर्सफुली ना करें अगर आपको लगता है आपकी बॉडी वीक है, आपके लंग्स वीक हैं तो। और जैसे मैं बता रही थी कि डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कुछ भी ना करें, कोई भी हैवी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा जी ने जो बताया, हमें एक्चुअली क्या है, खुद का एक बॉडी हमारी सिग्नल देती है कि हम क्या चीज करने में कंफर्ट जोन है हमारा। फिजिकल लेवल पे हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ तक कर पा रहे हैं, नहीं करना है, मैं स्लाइटली हल्का सा ओवर अपनी उसको क्रॉस करना है, बट हम बहुत फटीग फील कर रहे हैं, रेस्टलेस है। वी डोंट हैव टू ओवर एक्सर्ट, क्योंकि मैं ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे नॉर्मेलिटी की तरफ जाना। सडन नहीं कि मैं आज ही एक ही दिन में जॉगिंग करके फिट हो जाऊंगा। ग्रेजुअली अपनी बॉडी की सुने, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार ये देखा है कि इवन ट्रेडमिल एक्सरसाइज करते हुए कई कार्डियक इवेंट्स हो गए लोगों को।
ट्रेडमिल करते हुए, तो उन्होंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, उन्हें घबराहट, चेस्ट पेन, अनईजी फील कर रहे थे, बट वो कंटिन्यू करते रहे। उसकी एक लिमिट है, हल्का सा 5 to 10% ही ओवर एग्जर्ट करें, जहाँ भी लगे वहाँ रेस्ट करें। नंदी जी पूछिए, काफी देर से हाथ रेस कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। जय गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे मई 7 को कोविड डिटेक्ट हुआ, मेरे वाइफ को उसके पहले दिन डिटेक्ट हुआ था और मैंने टेस्ट कराया, मुझे भी डिटेक्ट हुआ। पहले वो माइल्ड ही था, पर मैंने मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट करके लेना चालू किया। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा वो थोड़ा ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने लगे, यानी सारा रात सो नहीं पा रहा था ठीक से। तो देन एन एक्सरे वाज डन और पता चला कि चेस्ट में भी गया है, एंड because of this difficulty doctor suggested to get admitted to hospital. I got admitted on 18th May और फिर हॉस्पिटल में इनिशियली 2 दिन ऑक्सीजन का दिया गया, उसके बाद नहीं लगा, एंड देन ऑन 24th May I was released. तो 24th May में मेरा जो SpO2 काउंट था हॉस्पिटल में जो देख रहा था रेस्टिंग हालत में, वो 91 था। बट अभी 24th में से आज 13th जून है, यस्टरडे भी जब मैंने चेक किया तो वो रेस्टिंग हालत में 93 था। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो है कि इट सीम्स द इम्प्रूवमेंट बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, तो इसको लेके क्या थोड़ा कंसर्न होना है या इट इज समथिंग दैट इज नॉर्मल? सर ये नॉर्मल है, जैसा कि अभी पहले भी मैंने बताया, कोविड का फाइब्रोसिस जो आपको आ रहा है सैचुरेशन 93 आ रहा है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग 93, बी हैप्पी विद इट। और ये रेगुलरली आप 2 या 3 बार दिन में मॉनिटर करें। 2 से 3 महीने में आप एक बार HRCT करा के नियर बाय जो भी डॉक्टर है आपके उनको कंसल्ट करके इफ रिक्वायर्ड कोई मेडिसिन होगी तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज इज नॉट अ मेजर कंसर्न राइट। ठीक है, थैंक यू मैडम। एक सर जो जनरल क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी लोगों ने पूछा, इट इज रिलेटेड टू गैस रिफ्लक्स, स्टमक पेन एंड अनईजीनेस इन स्टमक। तो 1+7 है कोई, उन्होंने पूछा हुआ है क्योंकि बेटी है, उनको कोविड हुआ नहीं है बट उन्हें वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, गैस रिफ्लक्स हो रहे हैं, कोविड कुछ हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन दोनों डोज ले चुके हैं, तो स्टमक से रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड कुछ सर? या एक्चुअली ये काफी पेशेंट्स में, पिछली वेव में कम था, सेकेंड वेव में एटलीस्ट 60 to 70% पेशेंट्स में कहीं ना कहीं इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली 3 चीजों की वजह से है। नंबर 1 तो कहीं ना कहीं जो हम प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, काढ़ा, हल्दी का दूध, समथिंग व्हाटएवर, या मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिसिन्स भी जो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स कर रही हैं। डॉक्टर नीरज आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। Am I audible now? लाइट सा कुछ म्यूजिक लगाएं और आंखें बंद करके लेट जाएं, तो अपने आप नींद आ जाएगी, है ना। जो ऑटोल्यूम में उनको पता है गुरुजी की आवाज में योग निद्रा है, वो लगा सकते हैं। डॉक्टर नीरज इज बैक नाउ। हाँ जी, सम नेटवर्क इशू। तो सेकंड वेव में हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड 50% से भी ज्यादा, मतलब 60-70% लोगों में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। 3 कॉमन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन जो भी हम डाइटरी बहुत ज्यादा हमने चेंज किया है, नंबर 1, या मेडिकेशन रिलेटेड, वो है ही। संग में कोविड की भी मैनिफेस्टेशन है जीआई पे, इंटेस्टाइन पे और लिवर पे। तो इन 3 चीजों की वजह से ये हो रहा है, ड्यू टू डाइटरी थिंग, ड्यू टू मेडिकेशन एंड ड्यू टू कोविड एज सच ये हो रहा है। तो इसका अलग से ही नेक्स्ट सेशन रखने वाले हैं नेक्स्ट संडे में, जिसको मैं एक पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे सारी चीजों को, कैसे मॉनिटर करना है। और अगर बेसलाइन में पहले से ही कुछ लोगों को सिम्टम है गैस्ट्रो की, एसिडिटी, IBS, तो वो और प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो बेसिकली ना इसके लिए जरूरत हो तो हम उसमें वो कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस, PPIs ले सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। यस जी, एक मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट डालना चाहूंगी कि हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं यहाँ पर, और एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अटेंडीज ज्वाइन हुए, तो आप लोग सारे लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दें टेक्स्ट में,
तो वील क्रिएट अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल द पीपल, और वहां पर हम जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो आंसर नहीं हो पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपको वहां पर मिल जाएगी। आने वाले सेशन का इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो क्वेश्चंस मोस्टली कवर करने की कोशिश की, कुछ जो रह गए उनका मे भी, जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया, तो नेक्स्ट सेशन में विल बी कवरिंग, विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल। तो वो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो आप लोग सारे लोग एक बार जाने के पहले अपना नाम और मोबाइल नंबर बस ड्रॉप कर दें यहाँ पर, तो उसका एक आपको एक सोर्स ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन हमेशा रहेगा आपका। बाकी अब किसी को है क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर नेक्स्ट सकते सेशन हैं। में क्वेश्चन आंसर के लिए पर्टिकुलर काफी बड़ा टाइम रखा जाएगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर और 40 मिनट। मेनली नेक्स्ट सेशन जीआई इश्यूज के लिए होगा, तो डॉक्टर नीरज जिसको एड्रेस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो जितने लोगों को भी इश्यूज है, जितने लोगों को भी प्रॉब्लम है, आप उन सबको कॉल कर सकते हैं, तो दैट कि वो अपने क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चंस का वो अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर पाए यहाँ पर। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा पूछने के लिए, बिकॉज वी हैव एनजे वर्मा जी। एक सेकंड दीजिए। समीक्षा जी, चेस्ट पेन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? चेस्ट पेन, ओके सर। या चेस्ट पेन, अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम हो गया कोविड के बाद, चेस्ट पेन डेवलप होना एक बहुत ही लाजमी सी चीज हो गई। बहुत सारे जो कोविड के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में ना हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें हैं। एक तो आप अपना जो भी नियर बाय कोई एक सीटी या एक्सरे करा के, नियर बाय जो भी कंसल्टिंग किसी से भी आप कंसल्ट करें डॉक्टर आसपास, अकॉर्डिंगली वो एक दो दवाई ऐड करेंगे। क्योंकि ये चीज जो चेस्ट पेन हो रहा है ना, इसका दो तरह से, एक तो ये है कि यू हैव टू कंसल्ट नियर बाय फिजिशियन या जो भी नियर बाय है, प्लस साथ के साथ इस चीज को ज्यादा सोचे ना कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कोविड हो गया, उसके बाद क्या करें क्या नहीं करें। डोंट टेक इट दैट मच स्ट्रेसफुल कंडीशन में। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है इंड्यूसिंग एजेंट, इसकी वजह से लगता है नहीं यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक बार उस चीज को ये है कि गो विद मेडिटेशन या हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, दैट विल हेल्प डेफिनेटली। और साथ एनजे में, वर्मा जी हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हैं। एनजे हाँ वर्मा जी, जी कुछ पूछना चाह एक रहे बात हैं, साथ में लेकिन मैं ऐड unmute करना कर। चाहूंगा इसमें कि सिम्टम्स की प्रोग्रेस देखें। अगर हर चीज धीरे 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 ठीक हो रही है तो बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज वापस से बढ़ने लगती है तो फिर डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट आप कहते हैं अभी चेस्ट पेन है, ये केवल काफी नहीं है। अगर ये चेस्ट पेन बहुत ज्यादा था अभी 10 दिन पहले और अब काफी कम है पहले से, तो ठीक है, जो आप कर रहे हैं करते रहें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब करें। लेकिन अगर पहले नहीं था और अब अचानक से होने लगा, देन डेफिनेटली आप एक बार अपने जो भी फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें। जी पूछिए सुचिता जी। यस सर, सर मुझे चेस्ट पेन का ही पूछना था। मुझे करीब 1.5 मंथ बिफोर हुआ था कोविड, बट इट वाज माइल्ड कोविड। बट मेरे चेस्ट पेन करीब ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज हो गए हैं। बीच में 1 वीक नहीं हुआ मुझे, अब वापस स्टार्ट हुआ है। कभी होता है कभी नहीं होता, बट जनरली जब मैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर लेती हूँ तब होता है। तो क्या इसके लिए मुझे आई हैव टू गेट सम एक्सरे डन और समथिंग लाइक दैट? हाँ मैम, एक बार आप नियर बाय फिजिशियन को कंसल्ट करें, बिकॉज आप जो बता रहे हैं ना, हालांकि प्रोग्रेस नहीं हुआ है बट स्टिल यू आर अगेन वो रीअपीयर वापस से आ रहा है ना वो, तो बेटर है कंसल्ट नियर बाय और अवॉइड करें ऐसी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करना जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सांस ज्यादा लेनी पड़े या थोड़ी डीप सांस लेनी पड़े, क्योंकि कई बार वो भी एक तरह से थोड़ा सा दर्द को ज्यादा बढ़ाती है। एक्चुअली मैंने योगा स्टार्ट करा था, तो योगा आई थिंक मैंने ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या तो करनी है, उस वजह से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, एंड इफ इट डिसअपियर्स, वो कम होता जाता है, तो नथिंग, एक्चुअली इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। चेस्ट पेन इज नॉट अ बिग इशू अभी। अगर ये सब चीजें आप योगा कम करें, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइजेस करें, तो इट विल हेल्प आउट। ऐसा नहीं है कि इट विल बी लंबे टाइम के लिए रहने वाली चीज नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है कि है ना।
और ये पूरे टाइम नहीं रहता, थोड़ा हाँ। थोड़ी देर होगा फिर नहीं होगा, वही मैं रेस्ट आपको करके बता रही फिर हूँ। तो इट इज नॉट कुछ ऐसा लंग वाली इशू वाली बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज या अपना काम थोड़ा लाइट रखेंगे, या ये सब योगा हैवी योगा नहीं करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इट विल रिजॉल्व। आप आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ऐसे कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने उनका ले लिया था एनी वर्मा जी का? वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनम्यूट के लिए, बट वो शायद उनके एंड से रिक्वेस्ट अभी अब ठीक हो है? गया? अभी हो गया? हाँ जी हो गया। हाँ जी, आप सुनाई दे रहे हैं। अब केवल एक ही प्रश्न था, ये कफिंग बहुत दिनों तक रहे तो क्या करना चाहिए? तो कफिंग बहुत दिनों तक रहे तो अब आप कितने दिन हो गया, कितना समय हो गया आपको कफिंग का? ये 3 हफ्ते हो गए हैं, थोड़ा ज्यादा कफिंग नहीं है लेकिन है। तो एक तो जो हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताई थी, एक तो प्लीज उसको आप अपना रिजीम में लें। प्लस दूसरा ये है कि कुछ आप नियर बाय जो भी फिजिशियन हो, नहीं तो कुछ पंप वगैरह आते हैं, वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज में, वो आपको कंसल्ट करके लेने पड़ेंगे। अदरवाइज एक्सरसाइज आप कह रहे हो माइल्ड कफ है, उसमें हेल्प कर देगी। अच्छा, वो कौन सी बताइए, कौन सी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज थी मैडम? हाँ, बता रहे हैं सर। अगर आपके पास पायरोमीटर रखा है घर पे, जिसपे हम गेंदे उठा के रख सकते हैं, अगर वो है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप उसको प्लीज दिन में एटलीस्ट 10 बार की साइकिल रखें। एक बार में भी 2 बार करेंगे तो इट विल हेल्प आउट अ लॉट कि आपकी कफिंग कम हो जाएगी। दूसरा, अगर वो भी नहीं है तो आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में, जैसे मैम ने बताया अभी, लंबी सांस लेकर के मुंह को इस तरह से बनाना है कि मुंह में स्ट्रॉ रखी हुई है, सांस लेके भरें और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें, एक वो ऑप्शन भी है। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक ऑप्शन और बता देते हैं, सांस जितनी सांस आप अंदर ले सकते हैं मैक्सिमम उतना लेके रखें, नाक को बंद करें और ठुड्डी को आप अपने चेस्ट तक लगाएं। यहाँ पे 2-3 बार ऐसा करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को आप छोड़ें, मुंह से छोड़ दें। तो ऐसे आप दिन में 3-4 बार का एक बना के 10 बार 7 बार ऐसे करेंगे तो इट विल हेल्प आउट। ये सांस का मुंह से छोड़ना है या नाक से छोड़ना है? मुंह से। अच्छा, मुंह से। ठीक है, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डाली हुई है। ये कैसे? अच्छा, तो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लिंक कहाँ? इसी में डाली हुई है? इस पे? जी, चैट में डाली है, चैट बॉक्स में। उसको आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, आगे की सेशंस, वेबिनार की सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, जो भी आप एक्चुअली आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विथ ऑपरेशंस। आपने अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए तो आपको अलग से ऐड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मैसेज में नंबर भी कहाँ ड्रॉप करें, ये तो बताएं। आप नंबर बता दीजिए। आप बताइए, मैं करता हूँ। हाँ, नोट कर रहे हैं, बताएं। मेरा नंबर है 98 जी 11 39 जी 40 जी 17 9811394017। राइट सर। ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। हाँ, ये मेरा ये नंबर है। हाँ, ये नंबर है। हाँ जी। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद द ऑपरेशंस। नो चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। एक काफी देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौरव जी पूछना चाह रहे हैं रिगार्डिंग लेग पेन एंड बैक पेन पोस्ट 5 days ऑफ कोविड रिकवरी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन एक लेके फिर बाकी हम लोग मे बी कवर कर सकते हैं बीच में। आपका नेक्स्ट मीटिंग कब होगा? नेक्स्ट संडे 10:30 to 11:30, 10:30 से 11:30 अगले संडे। ये फिक्स टाइम हम डेडिकेटेड रखेंगे इसको, कमिंग सेशन। ये आईडी एंड पासवर्ड यही रहेगा? हाँ, यही रहेगा, हम लोग शेयर भी कर देंगे आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन लिंक आपको व्हाट्सएप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अलग अलग तरह के पेन्स, कभी हेडेक, कभी बॉडी पेन, कभी लेग्स पेन, ये बहुत कॉमन है एक्चुअली पोस्ट कोविड। माइल्जिया वगैरह रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा इससे हमें वरी करने की जरूरत नहीं। एक तो फैटीग
थकावट या अलग अलग जगह पे पेन होना, ये बहुत कॉमनली देखने मिल रहा है। तो जहां तक ये न्यूट्रिशन, डाइट, प्रोग्राम हो रहा था और टाइम के संग ये इम्प्रूव हो जाएगा। हमें ये इस पे क्या बोलते हैं, ये देखना है कि क्रोनोलॉजी क्या है इसकी, क्या ये चीजें थकावट, फटीग, पेन्स ये क्या बढ़ रहे हैं या ये इम्प्रूविंग है। और कुछ समय तक ये नॉर्मली रहते हैं, 1 वीक 2 वीक, और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की और ओवर मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है कि अगर पेन हो रहा है तो हर बार ही हम मेडिकेशन लें। तो थोड़ा सा बॉडी को भी हम बिल्ड कर सकते हैं न्यूट्रिशनली, विद टाइम ये डाउन हो जाता है। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी थकावट क्या इम्प्रूविंग आपको लग रहा है, जैसे आप परसों थे उससे बेटर है क्या आज, या उससे डाउन हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से, क्योंकि बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, फीवर परसिस्ट कर रहा है, ब्रेथलेसनेस है, तो ये हमें एक कंसल्ट जरूरी है पल्मोनोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से। बट थोड़ा थोड़ा पेन है जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। 50-60% में ये देखने में मिल रहा है। तो अच्छी डाइट लें, रेस्ट करें और ये रिकवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इनका भी ले लेते हैं, है ना विवेक जी, जो अभी लास्ट में क्वेश्चन है। जी, how long does virus remain in body post COVID? And post COVID, I have developed asthma and I'm on inhaler and antibiotics. Is this post COVID symptom? इनहेलर और एंटीबायोटिक्स से इनको पोस्ट कोविड लेना पड़ रहा है, तो ये कोविड सिम्टम है या जनरल एक प्रॉब्लम है, शायद ये पूछना चाह रही हैं इना चौधरी जी। एक लास्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन था कि हाउ डज वायरस रिमेन, तो ये ऑलरेडी आई हैव आंसर्ड। नेगेटिव होने के 21 दिन तक बॉडी के अंदर वायरस रह सकता है। इट इज नॉट अ वरी, बिकॉज वो डेड वायरस होता है पहली बार। ठीक है। दूसरा ये है वेदर इट इज एस्थमा और पोस्ट कोविड सिम्टम, इट इज वेरी ट्रिकी टू आंसर राइट नाउ। इनहेलर चल रहा है, आपके सिम्टम्स, अगर आपकी तकलीफ है अगर वो कम हो रही है इसको लेने से, तो प्लीज कंटिन्यू। जब चीजें और नॉर्मल होगी, वी हैव टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट, तब हम डिफाइन कर सकते हैं वेदर इट इज एस्थमा और इट इज पोस्ट कोविड थिंग। ओके, तो प्लीज कंटिन्यू वॉट एवर मेडिकेशन डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू, आपको जो भी बोला गया है। अभी एटलीस्ट पोस्ट कोविड हुए आपको 2 या 1.5 महीना नहीं हुआ है। उसके बाद आप जैसा भी आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके एक HRCT करा के और एक PFT करा के यू कैन मेक इट आउट वेदर इट्स एस्थमा और इट्स पोस्ट कोविड थिंग। तो प्लीज कंटिन्यू व्हाटएवर इट्स प्रिस्क्राइब्ड टू यू नाउ। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए ऑलमोस्ट। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं पे मे बी हमारे सोशल मीडिया या मीटिंग्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। एंड दिस इज द स्टार्टिंग एंड लेट्स कनेक्ट आई थिंक नेक्स्ट संडे। बाकी सबको एक क्लोजिंग रिमार्क अगर देना चाहें तो आप लोग दे दीजिए। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड सेशन, वंडरफुल सेशन आई मस्ट से, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। इवन मुझे लग रहा है सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो थैंक यू डॉक्टर समीक्षा, थैंक यू डॉक्टर नीरज, डॉक्टर प्रवीण, थैंक यू सो मच। और अच्छा है ना कि आप लोग इतना मतलब पेन ले रहे हैं सबके लिए ना, सबको फायदा हो रहा है। मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला आपके सेशन से। तो नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, है ना। तो सच में थैंक यू वेरी मच। Thank you all and see you next Sunday.